बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहज़ेब बवान। कुछ दिन से निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीलॉग नहीं बना सका। आप भाइयों से, आप दोस्तों से वीडियोस शेयर नहीं की गई। इंशाल्लाह अब प्रॉपरली इस पे काम होगा, प्रॉपरली आपसे अपडेट शेयर की जाएंगी। आपसे जो मुल्क में करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अस्करी हो, या चाहे कोई भी मालूमात हो, कोई नई डेवलपमेंट हो, इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा, आज की व्लॉग में बात करूंगा कराची में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन, कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें NA 249 में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों का सामना था। इसमें PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी हिस्सा लिया। उसके अलावा तहरीक लब्बैक, जिसको कलदम करार दे दिया गया वफाकी हुकूमत की जानब से, उनके उम्मीदवार ने भी इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, अगर आपसे इलेक्शन के स्टेटिस्टिक में शेयर करूं तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मद्दुखैल वो 16,156 लोग वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जबकि वफाक जो हुक्मरान जमात है, जो वफाक में जिनकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके उम्मीदवार अमजद अफरीदी सिर्फ 8,922 वोट हासिल कर सके, जबकि PSP के मुस्तफ़ा कमाल ने 9,227 वोट हासिल किए। दोस्तों, ये तो था NA 249 के कुछ स्टैटिस्टिक जो आपसे शेयर किए। इस पर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि PDM में जब से इख्तलाफात शुरू हुए थे, जब से पीपल्स पार्टी ने PDM को छोड़ा था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये पहला आमना सामना था और इसमें दोनों ने डंके की चोट पे एक दूसरे का मुकाबला किया। और शुरू में जब रिज़ल्ट आ रहे थे, जब नताइज आ रहे थे इलेक्शन के, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बरतरी नज़र आ रही थी। शुरू में जो नज़र आ रहा था, अच्छे स्टेटस के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जा रही थी। लेकिन जब रात 12 बजे के बाद जब नताइज आना रुक गए, नताइज आने की जो रफ्तार थी वो कम हुई, तो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आगे बढ़ते गए। और जब सुबह के हमारे पास जो तमाम स्टेशन के 276 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मद्दुखैल कामयाब करार पाए हैं। वो सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। दोस्तों, ये तो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला। लेकिन यहाँ पे इस वक्त वफाकी हुकूमत कहाँ पे है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे है। और ये जो तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पीछे रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पीछे रही, तहरीक लब्बैक से पीछे रही, और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी है, जो ख़ुद उसके सरबराह हैं PSP, उससे भी पीछे रही। और जो पीपल्स पार्टी PTI है, उसका 5वां नंबर रहा। तो ये हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा इस पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल भी उठ गया है, और उनके लिए ये बैक स्टेप भी है। क्योंकि अगर इसको हम इस तरह लेंगे कि डस्का में जब इलेक्शन हुए तो वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, जब नौशहरा में हुए तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, और जो तहरीक इंसाफ है, जिसकी इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, इस वक्त जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, वो भी पीपल्स PTI की हमायत याफ्ता है। और वफाक में तो डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस वक्त जो जिनकी हुकूमत है। लेकिन पे दर पे यहाँ पे हुक्मरान जमात को शिकस्त मिल रही है, तो इसके लिए उनको देखना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को इस पर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आम आवाम को, जब तक गरीब मुतवस्सित लोगों को सहूलतें नहीं मिलेंगी, जब महंगाई में कमी नहीं होगी, जब बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा, तो जो हुक्मरान हुकूमत है उसके लिए एक इम्तिहान होता है, उसके लिए ये चैलेंज होता है कि वो बेरोज़गारी को ख़त्म करे, महंगाई पे काबू पाए, और तब जाके उसको अवाम की जो हमायत है वो हासिल होती है।
यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँगा तहरीके लब्बैक के हवाले से, जिसको एक जानब तो वफाकी हुकूमत की जानब से कलअदम करार दिया गया, लेकिन उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने गुज़िश्ता दिन जो इलेक्शन हुए उसमें भरपूर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 11,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तो ये यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था ये तहरीके लब्बैक के वोट थे। और यहाँ पे हमें एक बात को देखना चाहिए कि जो मजहबी जमातें होती है, जो मजहबी जमात का जो कारकुन होता है वो दूसरी जमातों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ सिर्फ सियासी जमात से नहीं होता, बल्कि ये उसकी अकीदे की बात होती है, बल्कि ये उसकी ईमान की बात होती है। और जिस तरह के मौजूदा हुकूमत की जानब से जब तहरीके लब्बैक के सरबराह को गिरफ़्तार किया गया, जब इन पर लाठी चार्ज किया गया, जब गुज़िश्ता दिनों वो इस्लामाबाद आ रहे थे धरना देने के लिए, उनको रोका गया, तो उसके बाद अवाम का जो तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं, जो उसके लीडर हैं, उनकी तरफ से भी यकीनी तौर पर रद्दअमल आना था। और यहाँ पे जो एक बड़ा जो मार्जिन उन्होंने लिया है, बड़े जो वोट हासिल किए हैं, तो ये यहाँ पे बड़ी ये एक डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं, बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये जहन में ये सवाल भी आता है कि जब तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दिया गया है, और तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। इस हवाले से दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करूं कि जो इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है, एक्ट 2017, उसकी जो शेख 212 है, वो ये कहती है कि अगर वफाकी हुकूमत, अगर मौजूदा हुकूमत किसी भी जमात को कलअदम करार दे देती है तो फ़ौरन उस पर जो पाबंदियाँ होंगी वो उस तरह आयद नहीं होंगी, बल्कि इसके लिए जो जमात होती है, चाहे वो सियासी हो या चाहे वो मजहबी जमात हो, तो वो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस हवाले से अपनी कलअदम जो उसको करार दिया गया उसको ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करे। 29 अप्रैल को तहरीके लब्बैक की जानब से भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि हमारी एक सियासी जमात है, हमारी एक मजहबी जमात है, और हमारे लाखों की तादाद में फॉलोवर हैं, हमारे लाखों की तादाद में वोट हैं, तो हमारी ये जो जमात है इसको जो कलअदम करार दिया गया है इसको मनसूख किया जाए, हमारी जमात को जो कलअदम का जो ठप्पा लगाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों ये एक इसका एक ये कानूनी प्रोसेस होता है, जिसके बाद कोई भी जमात अगर वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी दरख्वास्त, तो फिर जो उसका मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बात की थी, ये तो तहरीके लब्बैक के हवाले से बात होगी। दूसरा बात मैं करना चाह रहा हूँ PTI के हवाले से। PTI को इस वक्त जो हुक्मरान जमात उसको ये सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसियों पर गौर करना पड़ेगा। अगरचे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, या जो उसकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उसने इक़दामात किए हैं, या जो उसने इंडस्ट्री या हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ को जो फ़ायदा पहुँचाया है वो एक तरफ, लेकिन जब तक आम आवाम को, जब तक जो मुतवस्सित लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, जब तक उनको ये रिलीफ नहीं देंगे, जब तक जो एंड यूज़र है, जब तक आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, तो ये जो जमात है, ये जो हुकूमत है, इसको नुकसान होगा। और अगर इस तरह ही ये इनकी पॉलिसियाँ चलती रहीं तो आने वाले जनरल इलेक्शन में भी PTI को जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उनको जो है ना बड़ी मुश्किलात का शिकार होगी। और जिस तरह के अभी मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रही है, मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह के उन्होंने नौशहरा में जो जहाँ पे PTI की हुकूमत है वहाँ से सीट ली, उसके अलावा डस्का से मुस्लिम लीग नून जीती, और यहाँ पे भी जहाँ पे एक तो वफाक में PTI की हुकूमत है, और दूसरी जानब जहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून ने अच्छा टाकरा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल उनके दरमियान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने का मकसद ये था कि एक तो आपसे इस हवाले से बात शेयर की जाए जो कराची में NA 249 में इलेक्शन हुए, और उसके अलावा दोस्तों मैं दूसरे टॉपिक के हवाले से भी बात करना चाहूँगा जिस पर हर बंदा बात करता है, हर दूसरा बंदा बात करता है, वो है कोरोना वायरस।
दोस्तों इस वक्त मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 130-140 अमवात हो रही हैं और इसी वीक में पाकिस्तान में रिकॉर्ड अमवात हुई, 200 से ज़ायद अमवात हुई। क्योंकि जब से 26 फरवरी 2020 में जब पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस आया था, तो उससे लेकर आज तक अभी तक मुल्क में इतनी अमवात नहीं हुई। और उसके अलावा जो कोरोना केसेस हैं उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। तकरीबन 5000 से लेकर 6000 तक, 6500 तक जो कोरोना केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों इसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि कोरोना जो है ना, ये एक हकीकत है, ये एक बीमारी है, ये एक वबा है जिसका हमें रेफरेंस, जिसकी चीज़ें, जिस हवाले से हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मिलता है कि जो माजी है, जो तारीख़ है, उसमें भी हमें वबा, मुख्तलिफ़ वबा के हवाले से हम पढ़ते हैं, हमने सुना है और इसकी एक हिस्ट्री मिलती है। दोस्तों कोरोना के हवाले से दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि कहीं घर से बाहर जाएं, पहले तो आपको कोई अर्जेंट नहीं है तो जाए नहीं, लेकिन अगर जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना है, तो सबसे पहले मास्क ज़रूर पहने। मास्क पहनेंगे तो ये होगा कि एक तो आपकी अपनी जान बची रहेगी और दूसरा जो आपके साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं वो भी महफूज रहेंगे। और उसके अलावा सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी ज़रूर रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो मिलजुल हम ना करें जो कोरोना से पहले करते थे, बल्कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो ये कोरोना की बीमारी है इसका असर कम हो। और जिन लोगों के पास जो वैक्सीनेशन का भी जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 70 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है, और अभी हुकूमत की जानिब से 40 साल की उम्र ज़ायद, जिनकी 40 साल से ज़ायद उम्र है, उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको अवेलेबल है वैक्सीन, चाहे आप प्राइवेट लेते हैं, चाहे आप किसी के रेफरेंस से ले लेते हैं, लेकिन आपको अगर अवेलेबल है तो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं। इससे आपकी जान की हिफाजत होगी, आपके घर वालों की जान की हिफाजत होगी, आपके अजीज़ व कारब की जान की हिफाजत होगी। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें एक तो कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात की है और उसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी, आपसे नई नई डेवलपमेंट शेयर की जाएंगी, और इस पे आप लोगों का भी फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा यकीनी तौर पे। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के अंदर कुछ मालूमात थी या आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।